वेलकम बैक नाइन्थ क्लास बायोलॉजी। आज हम अपना चैप्टर 6 जिसका लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का। एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसमें हम देखेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से इनके क्वेश्चंस आते हैं। शायद हम इसकी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे या फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आते हैं उनको स्टडी किया जाएगा या हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बुक के स्टार्ट में कुछ टर्म्स दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म। देखिए बॉडी में कोई किसी भी लिविंग बॉडी में क्या होता है कि या तो मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं या फिर उनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है। दोनों में से एक काम एक वक्त में हो रहा होता है। इन दोनों को कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसकी ब्रेकडाउन हो रही है और इससे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, या फिर इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को दोबारा से कंबाइन किया जाता है और उनसे लार्जर फिर से अगेन दोबारा से वही मॉलिक्यूल बना दिया जाता है। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। All chemical reactions in a living body metabolism, these reactions are called metabolic reactions. Two types, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। हम इनको अब वन बाय वन स्टडी करते हैं। कंस्ट्रक्टिव कौन सा होता है और डिस्ट्रक्टिव कौन सा होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हीं के नाम और दो इनके नाम भी हैं। एनाबोलिज्म वर्स कैटाबोलिज्म। पहला नाम हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव को बेसिकली एनाबोलिज्म भी कहा जाता है। यानी इसमें क्या होगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया जाएगा और उन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल्स बना दिया जाएगा। जब मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हो रही हो या मॉलिक्यूल्स बन रहे हो, याद रखिएगा दोनों में एनर्जी को यूज़ किया जाता है। एनर्जी दोनों में यूज़ होती है और लिविंग बॉडीज़ में एनर्जी एक करेंसी है, एक यूनिट है और वो है एटीपी। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में ही एनर्जी यूज़ होगी जब भी होगी, और जब भी उस एनर्जी को स्टोर किया जाएगा किसी और फॉर्म में, फैट की फॉर्म में या ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, लेकिन जब से उसको दोबारा से यूज़ करना होगा तो फिर से दोबारा उसको अगेन एटीपी की फॉर्म में वापस कन्वर्ट करना होगा। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके जब हम लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसको कंस्ट्रक्टिव कहा जाता है मैकेनिज्म, या फिर इसको एनाबोलिज्म कहा जाता है। एनाबोलिज्म मेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स बिल्डअप, और जो सेकंड है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। इस लार्ज मॉलिक्यूल्स को क्या होगा, इसकी ब्रेकडाउन की जाएगी और इससे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे, बहुत छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, इससे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे। अब जब दोनों में हमें ऐसा क्यों होता है, बेसिकली यहाँ पर पहले जब फूड स्टोर होती है लिविंग बॉडी में, तो क्या होता है, उसके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उनको प्रिजर्व या उनको स्टोर कर दिया जाता है। दोबारा से जब उस एनर्जी की हमें नीड होती है तो उन मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन की जाती है, या इसके अलावा जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो उसके बिगर मॉलिक्यूल्स को लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन की जाती है उन्हें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है उसको हम एनाबोलिज्म कहते हैं, और जब लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन की जाती है इसको हम डिस्ट्रक्टिव या फिर कैटाबोलिज्म कहते हैं। दोनों में एनर्जी यूज होती है, दोनों में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यूज होगी। बहुत ही ये इसमें इजी इजी टर्म्स थी ये तो बस। अब हम देखते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शंस थे जिसमें कैटाबोलिज्म है या एनाबोलिज्म है, इन दोनों के लिए लिविंग थिंग्स में स्पेसिफिक या ऑप्टिमम कंडीशंस का होना इम्पोर्टेंट है, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी में हमें पता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 सेल्सियस और नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो 120 टू 80 mmHg होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, इसमें ही बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि टेम्परेचर इतना रहता नहीं है या नॉर्मली प्रेशर में कुछ फ्लक्चुएशंस आती है, चेंजिंग आती है, तो हमारी बॉडी उस पर किस तरह से बिहेव करती है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। इन चीज़ों को देखने से पहले एक छोटी सी आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखें किसी भी गाड़ी में, गाड़ी को चलाने के लिए उसमें एक इंजन पड़ा होता है और कभी भी इंजन खुद कार नहीं चलता। इंजन को स्टार्ट करने की हमें ज़रूरत होती है। अगर बाइक की बात करें तो उसमें जो किक होती है उससे उसको स्टार्ट किया जाता है, और अगर कार की बात करें उसमें ऑलरेडी एक मोटर फिट होती है जो पहले कुछ एनर्जी प्रोवाइड करती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। जब वो स्टार्ट होता है तो उसके बाद ही आगे सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन की जा रही होती है या मॉलिक्यूल्स को बिल्डअप किया जा रहा होता है, इनमें एनर्जी की नीड होती है। अब वो हम बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन या इन मॉलिक्यूल्स को बना इसलिए रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके। जितनी एनर्जी हमें मिलेगी उतनी ही एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी इनको बनाने में यूज़ हो सकती है।
तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक नेचुरल मैकेनिज्म है, एक आप कह लें कि एक इंजन की तरह काम करता है, जिसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और वो ये हमारे सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर देता है। उसे कहते हैं एंजाइम। उन एंजाइम्स को स्टार्ट होने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो एनर्जी लेकर वो स्टार्ट अप होते हैं, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। Reactions need minimum energy to start. This is called activation energy. High activation energy means slow or no reaction. यानी कि किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या किसी रिएक्शन को शुरू होने के लिए अगर एनर्जी ही बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, इतनी ज़्यादा जब तक एनर्जी नहीं आएगी तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर उसको कंटिन्यूसली इतनी एनर्जी चाहिए होगी तो रिएक्शन इतना फास्ट अप नहीं चल सकेगा, इतनी एनर्जी को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्शन जो होंगे या तो वो बहुत ही स्लो होंगे या होंगे ही नहीं, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लो होगी तो रिएक्शन जो होंगे वो वेरी फास्ट रिएक्शन होंगे। और यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है ग्लूकोज की। जब ब्रेकडाउन की जाती है, जब हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, ग्लूकोज से बेसिकली हमने एनर्जी ही गेन करनी होती है एटीपी के फॉर्म में, लेकिन उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करने के लिए भी एनर्जी की नीड है। तो ऑलरेडी हमारे पास एनर्जी होगी तो हम उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को की ब्रेकडाउन कर सकते हैं, जिससे हमें 36 के करीब हमें एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और अगर वहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे आप कह लें कि इस तरह के कुछ हमारे पास एंजाइम जिन्हें कहा जाता है, ये पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स नहीं हो तो हमें इतनी ही शायद एनर्जी लगानी पड़े, यानी उतनी ही एनर्जी हमें यूज़ करनी पड़े, उतनी ही एनर्जी मिले तो हम और कोई फंक्शन परफॉर्म कर नहीं सकेंगे। इसलिए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, बायोलॉजिकल जो रिएक्शन को फास्ट अप करते हैं, जिनका नाम एंजाइम है, उनको यूज़ किया जाता है। वो सिर्फ 2 एटीपी ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं और ये सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, जिससे हमें या किसी भी लिविंग बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रिजर्व हो जाती है। एंजाइम्स का रोल पहले हमने पढ़ लिया है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, फैसिलिटेटर के तौर पर काम करते हैं, यानी ये हेल्प करते हैं। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। अच्छा, याद रखना है यहाँ पर एंजाइम्स बिल्कुल इस तरीके से है कि ये सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करेंगे, लेकिन कभी भी खुद यूज़ नहीं होंगे उसमें, ये खुद वैसे के वैसे ही रहेंगे। आगे के लेक्चर्स में हम इनको डिटेल से देखेंगे कि एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या होती है, किस तरीके से ये रिएक्शन को फास्ट अप करते हैं और कैसे ये अपने आप को प्रिजर्व कर लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं उसमें यूज़ होने के बजाय। इनका एंजाइम्स का नाम फर्स्ट टाइम जब देखा गया कि यीस्ट में जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, तो उसमें देखा गया कि कुछ दिखने में तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन जब वो यीस्ट डाला जा रहा था तो उससे रिएक्शन बड़ा फास्ट अप हो रहा था। तो उस वक्त इनका नाम, इन ऐसे कैटलिस्ट जिनकी वजह से बायोलॉजिकल रिएक्शन फास्ट अप हो जाए, उनको एंजाइम का नाम दिया जाने लगा। आज तक इनको एंजाइम के नाम से ही इनको कॉल किया जाता है। नेक्स्ट, एंजाइम्स क्या है, हम इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम इंट्रो इसका देख लेंगे, डेफिनेशन इसकी देख लें। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट मोस्टली मेड ऑफ प्रोटीन, हेल्प केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। अपने आप को यूज़ किए बगैर ये बायोकैटलिस्ट हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अपने आप को ये यूज़ नहीं करते, यानी खुद उस रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन अपने आप को उसमें मिक्सअप नहीं कर लेते कि खुद भी प्रोडक्ट के साथ चले जाएं। लेकिन ये अपने आप को उसमें यूटिलाइज किए बगैर इतना हेल्प करते हैं कि रिएक्शन को फास्ट अप कर देते हैं। वो फूड जो खाने के बाद हमें शायद कई वीक्स लग जाए जिसको हमें डाइजेस्ट करने में, वो ये 3 to 4 आवर्स में सारी की सारी फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। इतनी ज़्यादा ये हमारी हेल्प करते हैं एंजाइम्स। यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रो ही था, यहाँ कंप्लीट हुआ। हम थोड़ी समरी स्लाइड्स में देख लेते हैं हमने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें देखी। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में हमने देखा कि ऑल बॉडी रिएक्शंस जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उनको अलग अलग एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव और मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस भी कहा जाता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं स्मॉलर से, जबकि कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने भी बॉडी में रिएक्शन होते हैं उनको एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसको कम करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है, जिनको एंजाइम्स का नाम दिया जाता है। ये क्या करते हैं, वो जो एक्टिवेशन एनर्जी, किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ख़त्म तो नहीं करते, लेकिन बहुत ही कम कर देते हैं और रिएक्शन को पहले से ज़्यादा फास्ट अप कर देते हैं। यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।